बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रशिया ने ईरान न्यूक्लियर डील की खुलकर तायीद की। पुतिन की खामनाई और रूहानी से मुलाकात। सुप्रीम लीडर ने कहा ईरान और रशिया अमेरिका को अलग थलग कर सकते हैं। सीरिया में वाशिंगटन की मदद रखने वालों को शिकस्त हो चुकी। बाल्फुर डिक्लेरेशन के 100 साल, नेतन्याहू लंदन पहुंचे। महमूद अब्बास ने कहा बरतानिया शर्मिंदगी का इजहार करे, गलती सुधारे। बरतानिया में लेबर पार्टी ने बाल्फुर डिक्लेरेशन प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। हजारों फलस्तीनियों ने इस्राएली कब्जे के खिलाफ थेरेसा मे को लिखा खत। होम्स में इस्राएल का हमला, सीरियन फौज ने किया हवाई जहाज को निशाना बनाने का दावा। आंग सांग सूची ने किया राखीन का दौरा। मकामी रोहिंग्यों ने कहा हालात अब भी ठीक नहीं हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं। उसामा बिन लादेन की निजी जिंदगी के वीडियोस जारी। एबटाबाद कंपाउंड से जब्त चीजों में इंडियन गाने और हॉलीवुड फिल्में भी शामिल। हिंदू ग्रुपों में दहशतगर्दी पाई जाती है। तमिल मैगजीन में कमल हासन का आर्टिकल। बीजेपी ने सुपरस्टार का हाफिज सईद से तकाबुल कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान न्यूक्लियर डील की खुलकर तायीद करने का ऐलान किया है। पुतिन ने जो ईरान के दौरे पर थे, इस समझौते की तायीद की। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और सदर हसन रूहानी से मुलाकात करते हुए न्यूक्लियर डील की तायीद का ऐलान किया और कहा कि वो इस समझौते पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि मॉस्को इस समझौते में किसी भी तब्दीली की मुखालफत करेगा। इस तरह उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत की है, जो न्यूक्लियर डील की तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि ईरान और रशिया मिलकर दुनिया में अमेरिका को अलग थलग कर सकते हैं। खामनाई ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए ये बात कही। पुतिन ने जो ईरान का दौरा कर रहे थे, सुप्रीम लीडर और दूसरे ईरानी ओहदेदारों से मुलाकातें की। खामनाई ने कहा कि अमेरिका को अलग थलग करने के लिए तेहरान और मॉस्को को मिलकर आपसी ताउन बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीरिया में अमेरिका की मदद रखने वाले दहशतगर्दों को शिकस्त हो चुकी है, इसीलिए अब अमेरिका नई नई साजिशें कर रहा है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने पुतिन से मुलाकात में कहा कि ईरान और रशिया मिलकर इलाकाई दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं। पुतिन ने ईरान के साथ ताउन की तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत कारआमद साबित हो रहा है। रशिया के सदर ने ईरान, रशिया, अजरबैजान की एक 3 रुखी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ईरान का दौरा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने ईरानी अवाम के खिलाफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहमकाना रिमार्क्स की मजम्मत की है और कहा है कि यह इस बात का सबूत है कि अमेरिका पूरी ईरानी कौम से दुश्मनी रखता है। खामनाई ने 4 नवंबर को एक कौमी दिन से पहले ईरानी स्टूडेंट्स के ग्रुप से मुलाकात करते हुए कहा कि जैसा कि आपने देखा, अमेरिकी हुकूमत के लीडर ने हाल ही में कहा कि ईरानी कौम एक दहशतगर्द कौम है। ये किस तरह का अहमकाना रवैया है। वो एक कौम को दहशतगर्द कहता है, यह नहीं कहता कि एक लीडर दहशतगर्द है, यह नहीं कहता कि हुकूमत दहशतगर्द है, वो कहता है कि ईरानी कौम दहशतगर्द है। क्या यह दुश्मनी नहीं है? ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल न करने के अमेरिका के बयानात के बारे में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अभी वो कई बरसों की बातचीत के बाद होने वाले इस समझौते को सबूताज करने की शरंगेजी के दर पे है। खामनाई ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ नरमी बरती जाए तो वो और ज्यादा जारहाना हो जाएगा, उससे मुकाबला ही एक रास्ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि सऊदी अरब रोजगार, तालीम और सेहत के शोबों में मर्दों और औरतों के दरमियान फर्क को कम करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को उम्मीद है कि सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के हालिया फैसले से समाज में औरतों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तालीम और औरतों से मुताल्लिक इदारे की चीफ सादिया जाहिदी ने यह बात बताई।
فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ برطانیہ کو یہ حوصلہ دکھانا چاہیے کہ وہ فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کو بنانے کے لیے 100 سال پہلے بالفور ڈکلیریشن کی منظوری کے لیے شرمندگی کا اظہار کرے۔ بالفور ڈکلیریشن کی وجہ سے لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے اور آج تک ان پر زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محمود عباس نے اخبار گارڈین میں ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے کہا کہ بالفور ڈکلیریشن کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر برطانیہ کی حکومت کو سدھار کے قدم اٹھانے چاہیے۔ برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر جیمز بالفور نے 2 نومبر 1917 کو اس ڈکلیریشن پر دستخط کیے تھے جو 1948 میں اسرائیل کو بنانے کی بنیاد بنا۔ جس وقت بالفور ڈکلیریشن منظور کیا گیا پہلی عالمی جنگ کا زمانہ تھا اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو رہا تھا۔ محمود عباس نے بالفور ڈکلیریشن سے ہونے والی تباہی کو بیان کیا اور کہا کہ جو 12 ملین سے زیادہ فلسطینی اس وقت دنیا بھر میں بکھر گئے تھے ان میں 6 ملین سے زیادہ اب بھی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ محمود عباس کے ترجمان نبیل شاز نے کہا کہ فلسطین اپنے لوگوں کو بے گھر کرنے میں برطانیہ کے رول پر برطانیہ کے خلاف عالمی عدالت میں شکایت کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے برطانیہ کا دورہ شروع کیا جہاں وہ بالفور ڈکلیریشن کی 100ویں سالگرہ تقریب میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران بالفور ڈکلیریشن کی منظوری اسرائیل کے وجود کی بنیاد بنی۔ حال ہی میں برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے کہا تھا کہ انہیں بالفور ڈکلیریشن کی منظوری اور اسرائیل کو بنانے میں برطانیہ کے رول پر فخر ہے۔ ان کے اس بیان پر کئی گوشوں کی طرف سے تنقیدیں بھی کی گئیں۔ تھریسا مے نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ برطانیہ کی حکومت بڑے پیمانے پر بالفور ڈکلیریشن کی 100ویں سالگرہ منا رہی ہے۔ نتنیاہو نے اس موقع پر کہا کہ فلسطینیوں کو ماضی کو بھلا دینا چاہیے اور اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ نتنیاہو نے کہا کہ فلسطینیوں کے مطابق بالفور ڈکلیریشن ایک سانحہ ہے، یہ سانحہ نہیں ہے۔ سانحہ یہ ہے کہ 100 سال بعد بھی اسے رد کیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی ذہنیت بدلیں گے، اسی صورت میں دونوں عوام آگے بڑھ سکتے ہیں۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے لیڈر جیریمی کاربائن نے برطانیہ کی حکومت کے اس پروگرام کا بائیکاٹ کیا۔ برطانیہ کے ایک آرٹسٹ نے مغربی کنارے میں بالفور ڈکلیریشن پر تنقید کرنے کے لیے اپنی پینٹنگز کا سہارا لیا۔ اس آرٹسٹ سینسکی کا ایک پروگرام فلسطین کے شہر بیت لحم میں ہوا۔ اس موقع پر فلسطین کے بارے میں بیروت میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے جو حماس کے لیڈر ہیں کہا کہ فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ اس دوران بالفور ڈکلیریشن کے ذمہ دار آرتھر بالفور کے پڑپوتے روڈرک بالفور نے اخبار ٹیلی گراف میں لکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت نہ کرتے ہوئے اس ڈکلیریشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ بالفور ڈکلیریشن ایک سینسٹ الفاظ کا خط تھا جس نے پورے عرب مڈل ایسٹ کی تاریخ کو بدل دیا۔ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی بالفور ڈکلیریشن کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہزاروں فلسطینی اسٹوڈنٹس نے برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے کو خط لکھتے ہوئے اسرائیلی قبضے کی مذمت کی۔ حماس کے نائب صدر صالح العروری نے لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہ ملاقات حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ دونوں لیڈرز نے خطے کی صورتحال، خاص طور پر فلسطین کے حالات اور غزہ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا کی فوج نے ہومس صوبے میں اسرائیل کے ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل سے لیس ہوائی جہاز کو نشانہ بنایا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے سیرین فوج کے کمانڈر کے حوالے سے کہا کہ اسرائیلی جہاز نے ایک کاپر فیکٹری پر بم گرایا جس کے بعد اسے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف اسرائیل کے چینل 10 نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کا ہوائی جہاز حفاظت کے ساتھ واپس آ گیا۔ سیریا کے کمانڈر نے یہ نہیں بتایا کہ کیا اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنانے سے کوئی ہلاک ہوا۔ اسرائیل نے کئی مرتبہ سیریا میں ایسے حملے کیے ہیں۔ بشار الاسد حکومت کا الزام ہے کہ ان حملوں کے ذریعے اسرائیل کی حکومت باغیوں اور دہشت گردوں کی مدد کرتی ہے۔ جی سی سی کے سیکریٹری جنرل عبداللطیف الزیانی نے قطر کے میڈیا کی طرف سے جی سی سی پر الزامات کی مذمت کی ہے اور انہیں غیر ذمہ دارانہ بتایا ہے۔ عبداللطیف الزیانی نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب بحرین نے قطر کے شہریوں پر ویزا پابندیاں لگانے کا اعلان کیا۔ جی سی سی کے تمام ملکوں کے شہریوں کو ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جی سی سی کے سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری بیان میں عبداللطیف الزیانی نے قطری میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جی سی سی ملکوں کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ القاعدہ کے سابق لیڈر اسامہ بن لادن کی نجی زندگی کے بارے میں پہلی مرتبہ ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے پاکستان کے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر دھاوے کے دوران یہ ویڈیوز حاصل کیے تھے۔ ان ویڈیوز میں اسامہ کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کمپاؤنڈ سے ملنے والی کمپیوٹر فائلز میں اسامہ پر بننے والی ڈاکیومنٹری فلمز، پشتو اور انڈین گانے اور کئی ہالی ووڈ فلمیں بھی شامل ہیں۔ ایک ویڈیو میں اسامہ کے کمپاؤنڈ کے آس پاس برف گرنے کے منظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک شخص جو مقامی پاکستانی لباس پہنے ہوئے ہیں بچوں کو ایئر گن سے نشانہ بازی کی ٹریننگ دے رہا ہے۔
यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शाह सलमान से मुलाकात की। उन्होंने यूक्रेन और जीसीसी मुल्कों के दरमियान ताउन के बारे में बातचीत की। पेट्रो पोरोशेंको की रियाद के अल यमामा पैलेस में मेजबानी की गई। दुनिया भर से मैं अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। रशिया ने ईरान न्यूक्लियर डील की खुलकर तायीद की। पुतिन की खामनाई और रूहानी से मुलाकात। सुप्रीम लीडर ने कहा ईरान और रशिया अमेरिका को अलग थलग कर सकते हैं। सीरिया में वॉशिंगटन की मदद रखने वालों को शिकस्त हो चुकी। बाल्फुर डिक्लेरेशन के 100 साल। नेतन्याहू लंदन पहुंचे। महमूद अब्बास ने कहा बरतानिया शर्मिंदगी का इजहार करे, गलती सुधारे। बरतानिया में लेबर पार्टी ने बाल्फुर डिक्लेरेशन प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। हजारों फलस्तीनियों ने इस्राएली कब्जे के खिलाफ थेरेसा मे को लिखा खत। होम्स में इस्राएल का हमला। सीरियन फौज ने किया हवाई जहाज को निशाना बनाने का दावा। आंग सांग सूची ने किया राखीन का दौरा। मकामी रोहिंग्यों ने कहा हालात अब भी ठीक नहीं हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं। उसामा बिन लादेन की निजी जिंदगी के वीडियोस जारी। एबटाबाद कंपाउंड से जब्त चीजों में इंडियन गाने और हॉलीवुड फिल्में भी शामिल। हिंदू ग्रुपों में दहशतगर्दी पाई जाती है। तमिल मैगजीन में कमल हासन का आर्टिकल। बीजेपी ने सुपरस्टार का हाफिज सईद से तकाबुल कर दिया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को न्यूयॉर्क के तहकीकाती ओहदेदारों ने कहा है कि मैनहट्टन में हमला करने वाला ट्रक ड्राइवर हैलोवीन मनाने वालों को हलाक करना चाहता था। ये न्यूयॉर्क में 9/11 के बाद सबसे खतरनाक हमला है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमला आवर को दुश्मन का सिपाही करार दिया। इस हमले में 8 लोग हलाक हुए थे। हमला आवर की पहचान एक उज़्बेक शहरी की हैसियत से की गई है। सदर ट्रंप ने इस हमले के बाद कहा कि वो ग्रीन कार्ड प्रोग्राम को बर्खास्त कर देंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि बाज़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की जांच पड़ताल का अमल सख्त कर देंगे। इस दौरान अमेरिका के डेनवर में शूटिंग के एक वाक़े में 3 लोग हलाक हो गए। यह वाक़या वॉलमार्ट में शाम 6 बजे पेश आया। ओहदेदारों ने बताया कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कैटेलोनिया के कई लीडर्स को बगावत के केस में स्पेन की हाई कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इनमें से सबसे अहम लीडर कार्ल्स पुigdemont जुमेरात को मैड्रिड की अदालत में पेश नहीं हुए। हाल ही में कैटेलोनिया में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया और कैटेलोनिया के कई लीडर्स के खिलाफ बगावत और गद्दारी के इल्जामात लगाए। सरकारी वकीलों ने कैटेलोनिया के लीडर्स को जेल भेजने का मुतालबा किया। इराक सरहद के करीब तुर्क सिपाहियों और कुर्द मिलिटेंट्स के दरमियान झड़पों में 13 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि मरने वालों में तुर्की के 8 सिपाही और 5 कुर्द मिलिटेंट्स शामिल हैं। तुर्क फौज ने इस इलाके में हेलीकॉप्टर्स की मदद से एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद केपीपी मिलिटेंट्स को तलाश करना था, जो खबरों के मुताबिक सरहद पार करके हक्कारी सूबे में दाखिल हुए। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में झड़पें जारी थीं। केपीपी लंबे अरसे से तुर्की में अलहदगी के लिए लड़ाई लड़ रही है।
म्यांमार की लीडर आंग सान सूची ने अगस्त के महीने में बदतरीन रोहिंग्या बहरान शुरू होने के बाद पहली मर्तबा राखीन रियासत का दौरा किया। राखीन में म्यांमार की फौज, पुलिस और बुध इंतहा पसंदों के हमलों की वजह से लाखों लोग बांग्लादेश फरार हो गए हैं। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून से अल जजीरा की नुमाइंदा ने बताया कि आंग सान सूची के इस दौरे का मकसद ये जाहिर करना है कि इलाके में सब कुछ ठीक है। आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी राखीन के हालात को घटाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। आंग सान सूची पर म्यांमार के हालात की वजह से काफी दबाव है और तनकीदें की जा रही हैं। बाज़ गोशों की तरफ से उन्हें दिया गया अमन का नोबेल इनाम वापस लेने के भी मुतालबे किए गए। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन नस्लकुशी की एक बदतरीन मिसाल है। ये बात खुद यूनाइटेड नेशंस ने कही है। मकामी मीडिया में कहा गया कि आंग सान सूची ने राखीन के मोंगडा इलाके के 2 देहातों का दौरा किया जो तशद्दुद से बुरी तरह मुतासर हुए थे। उन्होंने बाज़ देहातियों से बातचीत की। अल जजीरा की नुमाइंदा ने बताया कि आंग सान सूची ने देहातियों से कहा कि जब उन्हें कोई मसला पेश आए तो वो हुकूमत के इल्म में उसे लाएं। इस मौके पर कई लोगों ने बताया कि वो अब भी डरे हुए हैं और बांग्लादेश जाना चाहते हैं क्योंकि उनका एहसास है कि वो राखीन में सुकून से नहीं रह सकते। उन्हें डर है कि उनकी जानें जा सकती हैं। पाकिस्तान के एंटी करप्शन ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया। नवाज शरीफ से करप्शन के 2 केसों के सिलसिले में पूछताछ की गई और बयान रिकॉर्ड किया गया। एक एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किया था। नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स केस में वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। पता चला है कि नवाज शरीफ जुमे को अदालत में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म तकरीबन 1 महीना पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद मुल्क वापस लौटे। चाइना ने हिंदुस्तान से कहा है कि वो तारीखी समझौतों पर अमल करे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चाइना चाहता है कि इंडिया और भूटान के दरमियान मामूल के ताल्लुकात हों। यह बयान एक ऐसे वक्त जारी किया गया जब भूटान के राजा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। हाल ही में चाइना, भूटान और हिंदुस्तान की सरहदों के दरमियान वाक़ इलाके डोकलाम में एक तनाज़ा पैदा हो गया था। इस इलाके पर भूटान और चाइना दोनों का दावा है। राजस्थान हाई कोर्ट में एक 22 साल की हिंदू औरत पेश हुई और ऐलान किया कि उसने एक मुसलमान मर्द से शादी की है। इसके बावजूद अदालत ने हुक्म दिया कि जब तक इस मामले में इस लड़की के खानदान की दरख्वास्त पर तस्फिया नहीं हो जाता उसे एक सरकारी शेल्टर होम में रखा जाए। पायल सांघवी के खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका अगवा किया गया और उसका ब्लैकमेल किया गया और उसका मैरिज सर्टिफिकेट जाली है। जज गोपाल कृष्ण व्यास और जज मनोज कुमार गाग ने इस मामले की सुनवाई की। पायल के भाई चिराग सांघवी ने कहा कि उसकी बहन 25 अक्टूबर को लापता हुई थी, लेकिन पायल ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। पायल के भाई ने कहा कि फैज मोहम्मद नामी शख्स ने जिससे पायल ने शादी की है इसकी बहन को हरासा कर रहा है। केरला में 24 साल औरत हादिया के बाप ने कहा है कि उसे अपनी बेटी के मुसलमान होने पर एतराज़ नहीं है, बल्कि उसे एतराज़ शफीन जहां नामी शख्स से उसकी शादी पर है क्योंकि शफीन दहशतगर्दों जैसी जहनियत रखता है। अदालत ने हादिया के बाप को इस मामले में पेश होने की हिदायत दी है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि हादिया को कोई जिस्मानी टॉर्चर नहीं किया गया और ना ही उसे नशे की गोलियां खिलाई गईं। कोट्टयम के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इस सिलसिले में केरला वुमेन्स कमीशन में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें ये बातें कही गईं। तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने जो सियासत में दाखिल होने वाले हैं कहा है कि हिंदू ग्रुपों में दहशतगर्दी पाई जाती है। इस तरह उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार के साथ टकराव का रास्ता अपनाया है। कमल हासन ने कहा कि पहले हिंदू ग्रुप दहशतगर्दी और तशद्दुद में शामिल नहीं होते थे, वो मुखालिफिन से बातचीत करते थे, लेकिन अब वो तशद्दुद या वायलेंस पर उतर आए हैं। कमल हासन ने तमिल वीकली मैगजीन में अपने मुस्तकिल कॉलम में ये बातें लिखी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में सत्यमेव जयते का अकीदा कमजोर हो रहा है, इसकी बजाय वो अब ताकत और जोर जबरदस्ती पर भरोसा करने लगे हैं। उन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर विजयन के एक सवाल के जवाब में ये बातें कही। चीफ मिनिस्टर केरला ने सुपरस्टार से पूछा था कि वो हालिया फिरका परस्ती को किस नज़र से देखते हैं जिसने तमिल द्रविडियन रवायात को तबाह कर दिया है। बीजेपी को कमल हासन की बातें अच्छी नहीं लगी। पार्टी की तर्जुमान GVL नरसिम्हा राव ने कमल हासन का तकाबुल या कंपैरिजन लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद से कर दिया। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि इस मुल्क में एक रुझान देखा जा रहा है। जिस तरह सोनिया और राहुल गांधी की पार्टी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुस्तानी समाज और हिंदुओं को बदनाम करने की पॉलिसी अपनाई, इसी तरह साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम और कांग्रेस के लीडर सुशील कुमार शिंदे ने भी ऐसा ही किया और पार्लियामेंट में कहा कि मुल्क में हिंदू दहशतगर्दी पाई जाती है। आज कमल हासन भी ऐसा ही बयान दे रहे हैं। दरअसल वो चिदम्बरम, हाफिज सईद जैसे लोगों की सफ में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि ऐसे लोगों ने अपनी बातों के जरिए पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया है। आज जब कमल हासन इस प्रकार की लाइन लेते हैं तो स्वाभाविक है तो वो भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के शरण में आने के लिए उनके साथ किसी प्रकार के राजनीतिक अपना भविष्य देखते होंगे। इसके साथ साथ उनको जो लाल
आतंक है जो केरल में होता है, लगातार हो रहा है, जहां सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को मारे गए, जिसके तहत मारा, वो उनको नहीं दिखता है। तो एक काली चश्मे के जरिए से कमल हासन इस प्रकार अपने सुविधा के अनुसार कुछ देख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। हरेक का अपना अभिव्यक्ति की आजादी है तो बोल सकते हैं, बट लेकिन ये केवल एक षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की, भारत की हिंदू समाज को बदनाम करने की, और जो पाकिस्तान के तहत जो इस्लामिक जो आतंकवाद है उसको किसी न किसी तरह से कुछ राहत देने की ये विचार है। इसकी हम खंडन करते हैं और उम्मीद करते हैं नेता जब अभिनेता नेता बन जाते हैं, थोड़ा ईमानदारी से काम रखें, ईमानदारी से अपने वक्तव्य का पालन करें। इस दौरान आरएसएस के एक लीडर राकेश सिन्हा ने कमल हासन से माफी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि कमल हासन सियासत में दाखिल होना चाहते हैं और वो ये रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। खबर है कि जाकिर नाइक को मलेशिया में पनाह दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जाकिर नाइक पिछले महीने मलेशिया की एक मस्जिद से बाहर निकलते हुए देखे गए, जहां कई मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ सेल्फियां ली। जाकिर नाइक के साथ एक बॉडीगार्ड भी था। वो मलेशिया के शहर पुत्रा की मस्जिद में नजर आए। ऐसा कभी कभार ही हो रहा है कि वो मंजर आम पर आ रहे हैं। इसी मस्जिद में अक्सर मलेशिया के वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के अरकान नमाज पढ़ते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रशिया ने ईरान न्यूक्लियर डील की खुलकर तायीद की। पुतिन की खामनाई और रूहानी से मुलाकात। सुप्रीम लीडर ने कहा ईरान और रशिया अमेरिका को अलग थलग कर सकते हैं। सीरिया में वॉशिंगटन की मदद रखने वालों को शिकस्त हो चुकी। बाल्फुर डिक्लेरेशन के 100 साल, नेतन्याहू लंदन पहुंचे। महमूद अब्बास ने कहा बरतानिया शर्मिंदगी का इजहार करे, गलती सुधारे। बरतानिया में लेबर पार्टी ने बाल्फुर डिक्लेरेशन प्रोग्राम का बॉयकॉट किया। हजारों फलस्तीनियों ने इस्राएली कब्जे के खिलाफ थेरेसा मे को लिखा खत। होम्स में इस्राएल का हमला, सीरियन फौज ने किया हवाई जहाज को निशाना बनाने का दावा। आंग सान सूची ने किया राखीन का दौरा। मकामी रोहिंग्यों ने कहा हालात अब भी ठीक नहीं हैं, बांग्लादेश जाना चाहते हैं। उसामा बिन लादेन की निजी जिंदगी के वीडियोस जारी। एबटाबाद कंपाउंड से जब्त चीजों में इंडियन गाने और हॉलीवुड फिल्में भी शामिल। हिंदू ग्रुपों में दहशतगर्दी पाई जाती है। तमिल मैगजीन में कमल हासन का आर्टिकल। बीजेपी ने सुपरस्टार का हाफिज सईद से तकाबुल कर दिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।